क्लास 11 के सभी बच्चों का स्वागत है। पहला चैप्टर हमने स्टार्ट किया है रसायन की मूल अवधारणाओं के बारे में। इस चैप्टर में हमने रसायन के इतिहास तक के बारे में बात कर लिया था, आधुनिक युग के युग तक हम आ गए थे। अब आधुनिक युग के आधार पर प्रमुख रूप से पाए जाने वाली जो रसायन है या प्रमुख रूप से पाए जाने वाले रसायन विज्ञान जो है इसको कितने भागों में बांटने का कार्य किया। तो रसायन विज्ञान की हम शाखाओं के बारे में बात करेंगे। रसायन विज्ञान की प्रमुख रूप से पाई जाने वाली शाखाएं क्या हैं। तो रसायन विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं जो हैं वह प्रमुख रूप से निम्नलिखित हैं। नंबर एक, सबसे पहली शाखा आती है अकादमिक रसायन। जैसा कि वर्ड से ही, शब्द से ही विदित है, जानकारी है। आ का मतलब क्या होता है यहाँ पे? नहीं। आ का मतलब क्या होता है? नहीं। कार्बनिक का मतलब क्या हुआ? कार्बन। और रसायन का मतलब तो रसायन विज्ञान जो कहते हैं। मतलब यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें उन पदार्थों के अध्ययन का कार्य किया जाता है जिनमें प्रमुख रूप से कार्बन उपस्थित रहने का कार्य नहीं करता। विज्ञान की इसी रसायन विज्ञान की इसी शाखा को हम प्रमुख रूप से अकार्बनिक रसायन के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत उन पदार्थों के अध्ययन का कार्य किया जाए जिनमें कार्बन उपस्थित रहने का कार्य नहीं करता है। रसायन विज्ञान की इसी शाखा को हम प्रमुख रूप से अकार्बनिक रसायन के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। अगला आता है कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन जैसा कि शब्द से है, जिसमें कार्बन क्या होगा, उपस्थित होगा। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत उन पदार्थों के अध्ययन का कार्य किया जाता है जिनमें प्रमुख रूप से पाए जाने वाला कार्बन उपस्थित रहने का क्या करता है, कार्य करता है। रसायन विज्ञान की इसी शाखा को हम प्रमुख रूप से कार्बनिक रसायन के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तीसरे वीडियो में आ जाइए। तीसरा टॉपिक जो है वह भौतिक रसायन। तो यह रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्यों की संरचना, पदार्थ किस संरचना, किन कणों से, किन मूल कणों से मिलकर उसके निर्माण का कार्य हुआ है, अणु परमाणु आयन से मिलकर उसके निर्माण का कार्य हुआ है, इनका अध्ययन करेंगे। उनमें होने वाले विभिन्न प्रकार के परिवर्तन मैंने आपको बताए थे कि पाए जाने वाला पदार्थ जो होता है ठोस में भी होता है, द्रव में भी होता है और गैसीय अवस्था में भी होता है। उनके नियमों, किस नियम के आधार पर, क्वथनांक का नियम क्या है, गलनांक का नियम क्या है, ऊर्ध्वपातन का नियम क्या है, किस प्रकार से ये क्रियाएं होती हैं, इनका अध्ययन करते हैं। उनके सिद्धांतों के अध्ययन का क्या किया जाता है, कार्य किया जाता है। रसायन विज्ञान की इसी शाखा को हम भौतिक रसायन के नाम से कार्य करते हैं, जानते हैं। इसके बाद आगे आओ, वैश्लेषिक रसायन की क्रिया क्या होती है। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के तत्वों तथा उनके यौगिकों का गुणात्मक विश्लेषण और मात्रात्मक विश्लेषण। गुणात्मक मतलब होता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, मतलब कितनी मात्रा, कितने आयतन में, कितनी मात्रा में उसको लेने का क्या करें, कार्य करें। और मात्रात्मक मतलब होता है क्वांटिटी। देखिए, अगर लिक्विड होगा तो वॉल्यूम में लिया जाएगा, आयतन में लिया जाएगा। और मात्रात्मक अगर भार होगा, ठोस होगा, तो उसको हम एक निश्चित मात्रा में लेने का क्या करेंगे, कार्य करेंगे। तो विज्ञान की जिस रसायन विज्ञान की शाखा के अंतर्गत वॉल्यूमेट्रिक और प्रमुख रूप से पाई जाने वाली क्वांटिटेटिव मात्राओं या उसके विश्लेषण का कार्य किया जाएगा, तो उसको हम प्रमुख रूप से वैश्लेषिक रसायन के नाम से क्या करेंगे, जानेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है आपका औद्योगिक रसायन। औद्योगिक रसायन क्या होता है? देखिए, जितनी भी इंडस्ट्री होती है उनमें प्लास्टिक बनने का कार्य करती है, दवाएं बनती हैं, विभिन्न प्रकार की पाई जाने वाली खाद्य सामग्री की प्रोसेसिंग का कार्य किया जाता है। तो औद्योगिक रसायन मतलब रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मनुष्य के हित को ध्यान में रखती है। दवाएं हमारे हित में होती है, बुखार होता है पैरासिटामोल खा लीजिए, पेट खराब होता है तो फलानी दवा ले लीजिए। तो इस प्रकार से औद्योगिक रसायन के अंतर्गत आता है कि यह रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मनुष्य के हित के लिए जो प्रमुख रूप से पाए जाने वाले पदार्थ है उनके अध्ययन का प्रमुख रूप से क्या करते हैं, कार्य करते हैं। जैव रसायन। जैव मतलब होता है जंतु। जंतु दो प्रकार के होते हैं, प्रकृति के अंतर्गत पेड़ होते हैं और पेड़ पौधे होते हैं, और प्रमुख रूप से पाए जाने वाले अन्य जंतु जैसे कि प्रमुख रूप से मनुष्य होता है। हमारे शरीर में भी विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं। जैसे हमने भोजन करने का कार्य किया तो भोजन को प्रमुख रूप से HCl हमारे पेट के अंतर्गत उसको पचाने का कार्य करेगा। इसी प्रकार से श्वसन की क्रियाओं करने के लिए निश्चित उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। भोजन को पचाने के लिए विभिन्न प्रकार के एंजाइम की आवश्यकता होती है, विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स की आवश्यकता होती है। तो जैव रसायन जो होता है, जैव रसायन रसायन विज्ञान की उस शाखा के अंतर्गत कार्य करता है जिसमें पाए जाने वाले पेड़ पौधे और जंतुओं के शरीर में होने वाली क्रियाओं के अध्ययन का कार्य किया जाए। रसायन विज्ञान की इस शाखा को हम प्रमुख रूप से जैव रसायन के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। चलो आगे आओ। अगला है कृषि रसायन। कृषि रसायन। तो यह रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें कृषि के अंतर्गत पाई जाने वाली क्रिया, जैसे उर्वरक डालते हैं, यूरिया डाल दी, DAP डाल दिया, म्यूरेट ऑफ पोटाश डाल दिया, किसी कीट को मारने के लिए दवाओं को डालने का कार्य किया। तो यह रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पाई जाने वाली कृषि से संबंधित जो भी प्रमुख रूप से पाई जाने वाली क्रियाएं उनके अध्ययन का प्रमुख रूप से क्या करते हैं, कार्य करते हैं।
अगला आता है नाभिकीय संलयन के बारे में, नाभिकीय रसायन के बारे में आता है। नाभिकीय रसायन क्या है? तो प्रत्येक परमाणु में आपका जो प्रमुख रूप से पाए जाने वाला केंद्र होता है उसको प्रमुख रूप से क्या कहते हैं? नाभिक के नाम से क्या कहते हैं? तो जो पाया जाने वाला प्रमुख रूप से हमारा नाभिक होता है, उस नाभिक के द्वारा निकलने वाली ऊर्जा जो नाभिकीय संलयन है, नाभिकीय विखंडन के रूप में प्रमुख रूप से निकलने का क्या करती है? कार्य करती है। उसका अध्ययन हम प्रमुख रूप से विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत करने का कार्य करते हैं उसको हम प्रमुख रूप से नाभिकीय रसायन के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। इसको हम प्रमुख रूप से नाभिकीय रसायन के नाम से क्या करते हैं? तो ये प्रमुख रूप से पाए जाने वाले हमारे रसायन विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं थी, वह प्रमुख रूप से इस प्रकार से संपन्न होने का क्या करती है। आइए एक और स्लाइड हम यहां से देखने का कार्य करेंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगली परिभाषा जो हमारी आती है वो रसायन के बाद जो प्रारंभ में आता है, अगला टॉपिक जो हमारा आता है वो आता है द्रव। किसका आता है? द्रव। द्रव मतलब आप लोग जानते हैं, क्लास 9 10th में आपने खूब अच्छे से पढ़ा है द्रव क्या होता है। तो प्रमुख रूप से पाए जाने वाला द्रव वह वस्तु होती है जो एक निश्चित स्थान को घेरने का क्या करती है? कार्य करती है, जिसका एक निश्चित द्रव्यमान होता है, जिसको हम प्रमुख रूप से पाए जाने वाली अपने स्पर्श ग्रंथियों के द्वारा, स्पर्श ज्ञानेंद्रियों के द्वारा उसको हम महसूस करने का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। इस प्रकार से पाए जाने वाले पदार्थ को या इस प्रकार की पाई जाने वाली वस्तु को हम प्रमुख रूप से द्रव के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। हर वह चीज जिसका एक निश्चित द्रव्यमान होगा, एक निश्चित प्रमुख रूप से इसका स्थान घेरने का कार्य करेगी, और प्रमुख रूप से यदि उस वस्तु को महसूस करने का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। तो इस प्रकार की जो पाई जाने वाली वस्तु होती है उसको द्रव के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। हमारे चारों ओर पाया जाने वाला पदार्थ द्रव ही है, जैसे लकड़ी, मेज, कुर्सी, पेन, सब कुछ प्रमुख रूप से पाए जाने वाले द्रव के अंतर्गत आने का क्या करता है? कार्य। बात आती है द्रव्य के वर्गीकरण के बारे में। तो द्रव्य को दो भागों में वर्गीकृत करने का कार्य किया जाता है। नंबर 1 सबसे पहला वर्गीकरण आता है भौतिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण के बारे में बात करते हैं तो ताप एवं दाब की साधारण दशाओं में द्रव्य की 3 भौतिक अवस्थाओं में प्रमुख रूप से बांटने का कार्य किया गया। सबसे पहली अवस्था आती है ठोस अवस्था। सबने पढ़ा है ठोस, द्रव और गैस, सब जानते हैं। ठोस अवस्था किसे कहते हैं? तो जब प्रमुख रूप से पाए जाने वाले किसी पदार्थ के कण या द्रव के कण एक दूसरे के अति समीप उपस्थित रहने का क्या करते हैं? कार्य करते हैं, और इसे अतिरिक्त दबाव के द्वारा प्रमुख रूप से दबाया नहीं जा सकता। पाए जाने वाले इस प्रकार के जो प्रमुख रूप से ठोस होते हैं उनका आकार और प्रमुख रूप से आयतन कैसा होता है? निश्चित होता है। उनके मध्य में अंतराणु के स्थान जो होता है बहुत कम होता है। इस प्रकार की पाई जाने वाली वस्तु जो होती है या इस प्रकार की जो पाई जाने वाली अवस्था होती है इसको हम क्या कहते हैं? ठोस अवस्था के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। इनका आकार निश्चित होगा, आयतन प्रमुख रूप से निश्चित होगा, अंतराणु का आकर्षण बल प्रमुख रूप से बड़ा। अंतराणु का आकर्षण बल का मतलब समझ रहे हैं? अंतराणु का आकर्षण बल का मतलब क्या होता है? दो अणुओं के मध्य में, दो समान अणुओं के मध्य में लगने वाला जो बल होता है उसको अंतराणु का आकर्षण बल के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। तो बहुत कम होगा, जिसके कारण अणु एक दूसरे के समीप होंगे और पाई जाने वाली वस्तु कैसी होती है? एक ठोस अवस्था में निश्चित आकार में प्रमुख रूप से प्राप्त होने का क्या करती है? द्रव अवस्था में आ जाओ। द्रव अवस्था के बारे में जानते हैं, वह पदार्थ जिसका आयतन कैसा होता है? निश्चित, परंतु आकार निश्चित नहीं होता, और जिस बर्तन में हम उसको रखने का कार्य करते हैं उसी का आकार भी प्रमुख रूप से ग्रहण करने का क्या करता है? कार्य करता है। इस प्रकार की पाई जाने वाली वस्तु को हम प्रमुख रूप से द्रव अवस्था या पाई जाने वाली इस प्रकार की द्रव की अवस्था होती है इसको हम द्रव अवस्था के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर दूध हो गया, जल हो गया। जल को जिस बर्तन में रखोगे उसका आकार ग्रहण कर लेता है, लेकिन इसका आयतन परिवर्तित नहीं होता। ऐसा क्यों कर पाता है? इसलिए कर पाता है क्योंकि इसके मध्य में अंतराणु का आकर्षण बल का मान ठोस की तुलना में कुछ प्रमुख रूप से कैसा होता है? बेटा कम होता है। इसलिए प्रमुख रूप से पाए जाने वाला इसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। द्रव के कण जो होते हैं या पाए जाने वाले अणु जो होते हैं वह एक दूसरे के ऊपर प्रमुख रूप से फिसलने का क्या करते हैं? इसी के आधार पर इनमें गति होती है। जल बहता है, कहते हैं ना जल बहता है, कैसे बहता है? तो इसके जो अणु होते हैं इनके मध्य में अंतराणु का आकर्षण बल का मान ठोस की तुलना में कैसा है? कम। तो ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हुए आगे की ओर बढ़ने का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। इसीलिए इस आधार पर कह दिया जाता है पदार्थ यही अवस्था जो होती है इसको हम द्रव अवस्था के नाम से जानते हैं। इसी के कारण जल जो होता है वह प्रमुख रूप से बहने का क्या करता है? कार्य। चलो आगे आओ। गैसीय अवस्था के बारे में बात करते हैं। गैसीय अवस्था कौन सी अवस्था? गैसीय अवस्था वह पदार्थ गैस कहलाता है जिसका ना तो आकार निश्चित और ना ही उसका आयतन निश्चित। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके मध्य में लगने वाला अंतराणु का आकर्षण बल का मान कैसा होता है? बहुत क्षीण, बहुत कम।
तो ये अणु जो होते हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर उपस्थित रहने का कार्य करते हैं। आप जिस जगह पे इसको रखोगे उस जगह का पूरा पाए जाने वाले स्थान में घेरने का कार्य करेगी। कोई आकार निश्चित नहीं होता, क्योंकि पाई जाने वाली अणु एक दूसरे से मुक्त हैं, इसलिए अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी गति करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। इस प्रकार की पाई जाने वाली जो अवस्था होती है, इसको द्रव की से द्रव्य की पाई जाने वाली इसी अवस्था को गैस अवस्था के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। नोट देखो, नोट लिखा है द्रव की अवस्था में परिवर्तन। तो द्रव की अवस्था में परिवर्तन करना है, ठोस को द्रव में, द्रव को गैस में। तो कैसे करेंगे, एक निश्चित ताप के द्वारा या निश्चित दाब के द्वारा प्रमुख रूप से पाई जाने वाली पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं को परिवर्तित करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। जैसे ठोस को यदि प्रमुख रूप से क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो वो किसमें बदल जाएगा, द्रव में। और द्रव को गर्म करते हैं तो किसमें बदल जाएगा, गैस में। गैस को अगर ठंडा कर दें तो प्रमुख रूप से क्या हो जाएगा, द्रव में बदल जाएगा। और द्रव को ठंडा कर दें तो वह ठोस के रूप में परिवर्तित होने का क्या करता है, कार्य करता है। बड़ा छोटा सा उदाहरण आप कक्षा 8 से पढ़ते हुए आए हैं कि जल को यदि प्रमुख रूप से ठंडा कर दो, जल द्रव में है, उसको ठंडा कर दो तो काय में बदल जाएगा, वह प्रमुख रूप से बर्फ के टुकड़े के रूप में परिवर्तित होने का कार्य करेगा, अर्थात ठोस में बदल जाएगा। अब जल को यदि आप गर्म कर दो तो भाप में बदल जाएगा, भाप को ठंडा कर दो तो पुनः द्रव में आ जाएगा, और द्रव को पुनः जमा दो तो वह प्रमुख रूप से ठोस अवस्था के रूप में परिवर्तित होने का क्या करता है, कार्य करता है। यही अवस्था जो होती है, इसी अवस्था को हम प्रमुख रूप से पाई जाने वाली द्रव की अवस्था में होने वाले परिवर्तन की क्रिया के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। 3 अवस्थाओं में द्रव के अंतर्गत परिवर्तन होने का कार्य किया जाता है। चल आगे अगले टॉपिक में आओ। अगला है द्रव की रासायनिक वर्गीकरण। तो रासायनिक संगठन के आधार पर द्रव को 2 वर्गों में बांटने का कार्य किया गया। सबसे पहली हेडिंग आपकी शुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ का मतलब वह पदार्थ जिसके किसी भी भौतिक प्रक्रम द्वारा, मतलब कोई भी क्रिया कर लो, आप ताप लगा लो, दाब लगा लो, लेकिन उसमें पाए जाने वाले प्रमुख रूप से द्रवों को आप पृथक नहीं कर सकते। उसमें जो पाए जाने वाले कण हैं उनको आप आसानी से अलग करने का कार्य नहीं कर सकते, या यदि आप उन कणों को प्रमुख रूप से अलग करने का कार्य करोगे तो उनमें एक ही प्रकार के अणु परमाणु आयन उपस्थित रहने का क्या करेंगे, कार्य करेंगे। पाए जाने वाले इस प्रकार के पदार्थ को हम शुद्ध पदार्थ के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। बहुत सिंपल सी भाषा में ये भी याद कर सकते हो, मेरी भाषा भी याद कर सकते हो। शुद्ध पदार्थ किन्हें कहते हैं, जो प्रमुख रूप से पाए जाने वाले वे पदार्थ जिनको ताप तथा दाब या किसी भी भौतिक प्रक्रम के द्वारा अन्य द्रवों के रूप में परिवर्तित करने का कार्य नहीं किया जा सकता। इनमें पाए जाने वाले अणु परमाणु आयन जो होते हैं, यह संरचना में, आकार में कैसे होते हैं, एकदम समान होते हैं। इस प्रकार के पाए जाने वाले पदार्थ को हम प्रमुख रूप से शुद्ध पदार्थ के नाम से क्या करते हैं, जो शुद्ध पदार्थ है इनको प्रमुख रूप से पाए जाने वाले 2 भागों में बांटा गया, जिनको हम तत्व और यौगिक के नाम से क्या करते हैं। तत्व और यौगिक के बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत प्रमुख रूप से बात करेंगे और तत्व यौगिक के बारे में जानेंगे कि तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है, तत्व कितने प्रकार के होते हैं, यौगिक की किन किन अवस्थाओं के अंतर्गत आने का कार्य करते हैं। इस प्रकार से ये वीडियो आपका पूरी तरह से कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को, और लगातार हमारे साथ बने रहिए ताकि हम ऑनलाइन क्लास आपको प्रोवाइड करने का कार्य कर सकें।